नमस्कार दोस्तों, डीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं और उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से भी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर से निकल के आते हैं और कंसेप्ट क्लियर करने में तो जो हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, हर रोज सुबह 7 बजे आपके पास क्लास आती है। आज की जो हमारे पास में क्लास है वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जो भी क्लास जैसे भी आपको चाहिए वो कमेंट करके बता सकते हो। जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं उस तरीके से लगता है कि ये क्लास जो है वो आपके लिए काफी सारी बेनिफिशियल है। 1 जनवरी 2025 से हमने शुरू की थी और उसके बाद जो है वो हम 31 दिसंबर 2025 को जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज को अलविदा करेंगे। उस दौरान हम जो है वो कंप्लीट 365 टॉपिक जो है वो फिनिश करेंगे और उन 365 टॉपिक को फिनिश करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टॉपिक रह जाएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो है वो छूट जाए, या ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। आप हर एग्जाम जो है वो आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के जो है वो आज की शुरुआत करते हैं और लेते हैं दोस्तों कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। मैंने इसको देखा था तो उसमें जो है हमारे पास में थोड़ी सी जो है बड़ी क्लास होगी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाए लेकिन हम इस क्लास को जो है बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे और पूरी जो इंफॉर्मेशन है कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जो है वो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो हम आपको देंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है वो इससे बहुत सारे निकल के आते हैं। एक होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एक होता है कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं कह रहा हूं काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा भी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें हर एक लाइन से जो है क्वेश्चन आता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइनोटिक डिजीज क्या होती है, एसाइनोटिक डिजीज क्या होती है, एएचडी क्या होता है, वीएचडी क्या होता है, देन डक्टस आर्टरीसिस क्या होता है। ये हर एक लाइन से जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 1 बाय 1 करके जो है इसके बारे में पढ़ेंगे और देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो अब तक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए थे वो आज क्लियर जो है वो हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अगर क्लास सही लगे तो कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नाम से पता चला है, जो भी बड़ा वर्ड आए अगर आपको चीज समझ में आती है CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। इसमें हमारे पास में इसको डिवाइड कर दो। एक होता है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, तो दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, हार्ट मतलब हृदय और डिजीज मतलब डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो हमारे पास में जन्मजात होती है, यानी कि बच्चा पैदा होता है उसी के साथ वो डिजीज जो है वो बाहर आती है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, वो हो गई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कोई भी बच्चा जन्म से उसके जो है वो 4 अंगुलियां ही है तो ये कंजेनाइटल डिजीज है, लेकिन ये डिजीज हम पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक में, ठीक है। किसी का एक पैर नहीं है वो भी हम पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक में, ठीक है। हम यहां पे पढ़ रहे हैं सिर्फ हार्ट से रिलेटेड डिजीज, यानी कि वो हार्ट से रिलेटेड वो डिजीज जो कि बेसिकली जो है वो हमारे पास में क्या होती है, जन्मजात होती है। वो उसके वाल से रिलेटेड हो सकती है, वो उसके वाल्व से रिलेटेड हो सकती है, वो उसकी ब्लड वेसल से रिलेटेड हो सकती है, वो उसके चेंबर से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, बट वो हार्ट की डिजीज होगी और वो जन्मजात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स ही गायब है, या ब्लड वेसल जो है वो उल्टी सुल्टी लगी हुई है, या ब्लड वेसल्स नैरो है, या ब्लड वेसल्स बहुत बड़ी है, तो ये जन्मजात जो है वो हार्ट की डिजीज होगी। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर है? तो देखो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज रेफर टू स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट। क्या कहा? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है। फीटल लाइफ, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, फीटस, जो बच्चा पेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं फीटस। जैसे बाहर निकल जाएगा वो हो गया न्यूबॉर्न, उसके बाद नियोनेट, अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, इन्फेंट, टोडलर, चाइल्ड, ये सारी चीजें चलती है। लेकिन जन्म से पहले बच्चा अगर अंदर है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों फीटल लाइफ, ठीक है। एंड आर प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। और जब बच्चा बर्थ लेता है तभी भी वो डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है हार्ट की, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या कोजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मतलब हार्ट की वो डिजीज, स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो डिजीज जो कि बच्चे के जब पेट के अंदर होता है तभी डेवलप हो जाती है, और जब बच्चा पैदा होता है उसी के साथ वो पैदा हो जाती है या उसी के साथ वो चलती है, उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है।
दीज डिफेक्ट, वो डिफेक्ट किसके हो सकते हैं? दे डिफेक्ट कैन अफेक्ट द हार्ट वाल के डिफेक्ट हो सकते हैं, वाल्व के हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स के हो सकते हैं, और फ्लो ऑफ थ्रू द हार्ट से जो फ्लो हो रहा है उसमें एब्नॉर्मलिटी, यानी कि जो डिफेक्ट है वो हार्ट वाल्व के ब्लड वेसल्स के, यानी कि ब्लड वेसल छोटी होगी, बड़ी होगी, या जो ब्लड वेसल्स राइट एट्रियम में जानी थी तो वो लेफ्ट एट्रियम में जा रही है, जो लेफ्ट में जानी थी तो वो राइट में जा रही है, जो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से जो है वो हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में जो भी एब्नॉर्मलिटी होगी उसको हम कहेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर हो गया? यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ वो डिजीज हुई है, वो हो गया हमारे पास में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब देखो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो कितने तरीके की होती है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को हम जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या है? यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्लासिफाइड इनटू द डिफेक्ट ऑफ साइनोसिस, यानी कि समझो कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब बच्चा में ऐसा डिफेक्ट आ गया कि वो डिजीज होगी जिसकी वजह से बच्चा साइनोसिस हो रहा है, यानी कि वो डिजीज होने की वजह से बच्चे में साइनोसिस है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास में अगर कोई साइनोसिस नहीं है, मतलब डिफेक्ट तो है लेकिन बच्चा जो है ब्लूइश कलर का नहीं है। साइनोसिस आपको बताइए, यानी कि जिस डिफेक्ट की वजह से जो है हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा जो है वेरिएशन नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों साइनोसिस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो ये समझ में आ गया तो बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ गई। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को दो कैटेगरी से डिवाइड किया गया, एक साइनोटिक हार्ट डिजीज, दूसरा एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होगी, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होगी, यानी कि डिजीज तो अंदर है, ब्लड वेसल्स मान लो छोटी है बड़ी है जो भी है, लेकिन उसकी वजह से बच्चा साइनोसिस में नहीं जा रहा, यानी कि बच्चे का ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन डिप्लीवेटेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो है। अब ये कब होगा दोस्तों, ये तब होता है जैसे मान लीजिए जो प्योर ब्लड है, वो प्योर और इम्प्योर ब्लड किसको कहते हैं, एक होता है फिल्टर ब्लड, एक होता है अनफिल्टर ब्लड, दोनों में ध्यान रखना। फिल्टर का काम करता है हमारे पास में किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालता है, किडनी निकालती है। लेकिन प्योर और इम्प्योर ब्लड किसको कहेंगे, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, चाहे उसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो, क्रिएटिनिन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिली हुई है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है। अब अगर मान के चलिए कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ठीक है, अब वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का डिप्लीवेटेशन ज्यादा जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। वो कब होता है, वो तब होता है जैसे मान लो प्योर ब्लड जो है वो प्योर सेपरेट है, प्योर वाला इम्प्योर में ना जाए, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में एसाइनोटिक, क्योंकि प्योर ब्लड हो गया वो इम्प्योर में नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइनोटिक डिजीज कब होगी, मान लीजिए इम्प्योर ब्लड डायरेक्ट जो है ब्लड आया, हार्ट के जो है 4 चैम्बर है, जैसे मैं आपको यहां पे बताना चाहूं, ये हार्ट के जो है हमारे पास में 4 चैम्बर है। ऐसे मान लीजिए ब्लड आया कहां से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, ये राइट एट्रियम में गया, ये राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाना चाहिए दोस्तों, लंग्स के अंदर जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, लंग्स के अंदर जाना चाहिए, और लंग्स से जो हो प्योर होके जो हो यहां पे आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन मान के चलिए कोई डिफेक्ट है हमारे पास में, यहां पे कोई डिफेक्ट है, ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से सीधा चला जाएगा, VSD वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अब ये इंप्योर ब्लड डायरेक्ट कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से तो ये ब्लड कहां चला जाएगा दोस्तों, पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ऑफकोर्स ये इंप्योर ब्लड ही है, तो ये साइनोटिक हुआ, क्या हुआ, साइनोटिक हार्ट डिजीज हुआ, यानी कि साइनोसिस जो है वो हमारे पास में हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास में हो गया एसाइनोटिक और साइनोटिक। साइनोटिक इन द सेंस कि ऑक्सीजन डिप्लीटेशन होता है, ये हो गया हमारे पास में। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर डिफेक्ट लीड्स टू साइनोसिस, यानी कि जो डिफेक्ट है वो साइनोसिस को लीड कर रहा है, तो वो हो गया हमारे पास में साइनोटिक। और जो डिफेक्ट हमारे पास में साइनोसिस को लीड नहीं कर रहा है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। आप देखो इसमें भी हमारे पास में बहुत सारी चीजें, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट जो है वो किसका है, वो साइनोटिक है या एसाइनोटिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो हमारे पास में साइनोटिक है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में एग्जांपल देके पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं साइनोटिक के कौन कौन से एग्जांपल है,
साइनोटिक आपका दे देंगे, फिर 4-5 एग्जांपल दे देंगे, एएचडी, वीएचडी और एक टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड, वो एसाइनोटिक आ गया, ठीक है ना, वो साइनोटिक आ गया। बाकी एसाइनोटिक 3 एसाइनोटिक देके एक साइनोटिक पूछ सकते हैं, या 3 जो है वो साइनोटिक देके एक एसाइनोटिक जो है वो पूछ सकते हैं। इसलिए अच्छे से कंठस्थ याद रखना। मैंने आपको बता दिया साइनोटिक और एसाइनोटिक क्या होगा, यानी कि उस डिफेक्ट के आधार पे, उस डिफेक्ट की वजह से साइनोसिस हो रहा है तो वो हो जाएगा साइनोटिक हार्ट डिजीज, और उस डिफेक्ट की वजह से बॉडी में साइनोसिस नहीं हो रहा, ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन डिप्लीटेशन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एसाइनोटिक डिजीज। और ये कब होगा, जब ऑक्सीजन पे, अगर ऑक्सीजन सही तरीके से मिक्सअप होकर ब्लड में जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एसाइनोटिक, और अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, CO2 ज्यादा है, वो हो गया हमारे पास में साइनोटिक। बहुत इसके ऊपर जो है वो ज्ञान दे दिया, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब देखो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक इन द सेंस कि साइनोसिस जो है वो नहीं है, नो साइनोसिस, उसमें कोई भी साइनोसिस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड आ जाता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कि इसके अंदर जो है वो साइनोसिस होगा विद साइनोसिस। तो 1 बाय 1 करके जो है वो बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन द सेंस की, इन द सेंस इसमें कोई साइनोसिस नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये होता है लेफ्ट टू राइट सेंट डिफेक्ट, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नॉर्मली फ्लो एंड डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन, यानी कि हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सही तरीके से राइट, लेफ्ट से जो है वो राइट में चला जाएगा, तो उसमें कोई साइनोसिस जो है वो नहीं आएगा। या ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, जैसे नर्विंग हार्ट स्ट्रक्चर होगा विदाउट एबनॉर्मल शंटिंग, यानी कि नेरो होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल नेरो हो गया, राइट वेंट्रिकल नेरो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो सेपरेशन चाहिए, यानी कि प्योर ब्लड प्योर साइड में ही घूम रहा है, इंप्योर ब्लड इंप्योर में ही घूम रहा है, तो कोई साइनोसिस नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी जगह कम हो गई है, थोड़ी नेरो हो गई है, लेकिन क्या है, चल तो रहा है ना, साइनोसिस एनासाइनोसिस तो नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव और लेफ्ट टू राइट शंट। अब देखो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ध्यान रखना, यहां पे भी देखना, लेफ्ट टू राइट शंट, ये हमारे पास में जो है वो हार्ट आ गया, ये हार्ट के जो है वो 4 चेंबर हो गए, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इधर की साइड में जो है वो हमारे पास में कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर पूरी क्लास हो ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है ब्लड आता है और प्योर ब्लड आता है, इधर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो अरोटा में बॉडी में चला जाता है, राइट, ठीक है, तो इधर प्योर ब्लड होता है, और इधर जो है हमारे पास में इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, अगर कोई चीज नेरो होगी तो नेरो होगी तो क्या हो गया, ये अरोटा नेरो होगी तो कोई बात नहीं, नेरो हुई है लेकिन सेपरेट तो है, प्योर ब्लड प्योर साइड में, इम्प्योर इम्प्योर साइड में, तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है। ये इधर अगर नेरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्योर प्योर साइड में, इम्प्योर इम्प्योर साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मान के चलिए चल रहा है काम, लेकिन मान लीजिए अगर लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, देखो लेफ्ट टू राइट शंट, लेफ्ट टू राइट शंट कि इधर से अगर ब्लड इधर आ रहा है तो भी वो जो हमारे पास में एसाइनोटिक होगा, क्योंकि वो प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड इधर आ रहा है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है, ये इधर से भी मूव करके जाएगा तो है तो प्योर ना, तो कोई साइनोसिस नहीं होगा। लेकिन ध्यान से समझो, अगर राइट टू लेफ्ट शंट होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है, यानी कि ये ब्लड अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये इधर इम्प्योर ब्लड था, अब ये इसमें चला गया, जैसे राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है वो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा तो ये सारा का सारा इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाएगा, यानी कि यहां पे हमारे पास में जो है वो साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे पास में लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ब्लड लेफ्ट टू राइट में आता है तो साइनोसिस नहीं होगा, लेकिन अगर यही राइट टू लेफ्ट शंट होता तो फिर साइनोसिस जो है वो होता। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 करके जो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, यानी कि इसके अंदर जो है वो साइनोसिस नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके अंदर साइनोसिस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो पहली डिजीज आ गई हमारे पास में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। याद करने का तरीका, किसी भी वर्ड का जो भी हम डिजीज पढ़ लें उसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना कि जो वर्ड है उस पर ध्यान दो। एट्रियल, एट्रियल मतलब एट्रियम, सेप्टल मतलब देखो एट्रियल, एट्रियल मतलब एट्रियम, सेप्टम मतलब सेप्टम, दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है डिफेक्ट, यानी कि उसके अंदर जो है वो डिफेक्ट आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास में नॉर्मल हार्ट है, पहले इसको देखो, ये हमारे पास में नॉर्मल हार्ट है, ये हमारे पास में जो है वो राइट एट्रियम है, ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे पास में जो है वो राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। और ये हमारे पास में जो है वो सेप्टम है, इसको बोलते हैं इंट्रा
वेंट्रिकल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में है, तो इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम। और ये दोनों हमारे पास में दोनों एट्रियम के बीच में है, दिख रहा है, लो ब्लैक कलर से लिख दो, इन दोनों के बीच में है। ये हमारे पास में जो है वो एट्रियम के बीच में, ये होगा इंट्रा एट्रियल सेप्टम। तो अगर आप देखो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी कि इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी, इसके अंदर जो है वो डिफेक्ट आएगा, ये जो है वो हमारे पास में दिक्कत करेगा, तो ये होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यहां पे देखिए ध्यान से, ये देखो ये हमारे पास में राइट एट्रियम और ये हमारे पास में जो है ये राइट एट्रियम और ये जो है वो लेफ्ट एट्रियम, दोनों के बीच में सेप्टम होना चाहिए था, लेकिन सेप्टम जो है वो नहीं है। और सेप्टम नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये ब्लड जो है वो मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये ब्लड जो है वो, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो किधर जा रहा है, क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा होती है, क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में जो है प्रेशर ज्यादा होता है, तो ब्लड जो है वो इधर आ रहा है, मैक्सिमम ब्लड जो है वो इधर आ रहा है प्रेशर की वजह से, तो प्योर ब्लड जो है वो इधर आ रहा है, इसलिए एसाइनोटिक डिजीज हुआ। क्लियर। तो देखो एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द एट्रिया, एट्रियम के बीच में जो है वो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, दोनों एट्रियम के बीच में जो है वो ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। ये क्या कहता है, अलाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड मिक्स विथ ऑक्सीजन प्योर ब्लड दैट इज राइट एट्रियम, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है, कहां पे है, लेफ्ट एट्रियम में, वो लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड जो है वो कहां पे चला जाता है दोस्तों, राइट एट्रियम में चला जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड ही जो है वो सर्कुलेट होता है, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कहते हैं ना बच्चों के दिल में छेद है, तो ये बच्चों के दिल में जो है वो यही छेद होता है, ठीक है। जन्म से पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जन्म के बाद जो है वो ये बंद हो जाता है। ऑलरेडी मैंने फीटल सर्कुलेशन में ये सारी चीजें बता रखी है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स होता है बेसिकली ये जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा काम करोगे, बहुत ज्यादा जो है वो भागदौड़ करोगे, तब जो है वो फटीग हो सकती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है एंड हार्ट मर्मर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेम जैसे एट्रियल था, अब यहां पे आ जाता है, वहां तो दोनों एट्रियम के बीच में कम्युनिकेशन था, यहां दोनों वेंट्रिकल के बीच में कम्युनिकेशन है। अब यहां पे भी वही चीज है कि हमारे पास में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, तो ये भी एसाइनोटिक है। मोस्ट कॉमन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सबसे ज्यादा जो है वो कंजेस्टिव फेलियर जो है वो कौन सी डिजीज होती है, वो होती है VHD, ध्यान में रखना। क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, नाम से पता चला, ओपनिंग बिटवीन वेंट्रिकल, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो है वो ओपनिंग होती है, जो कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग जो है वो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट वाला ब्लड जो है वो राइट साइड में जाएगा। सिम्टम्स की बात करें तो ये होता है मे इंक्लूड मर्मर साउंड, पुअर ग्रोथ एंड रिकरेंट इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली होता है। ये देखो ध्यान से, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब देखो पेटेंट का मतलब क्या होता है, कोई कहता है ना मैंने ये चीज पेटेंट करवा ली, पेटेंट इन द सेंस उसी की फिक्स हो गई, वो हो गई पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब पेटेंट मतलब फिक्स होगी, डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता, जब मैंने अगर फीटल सर्कुलेशन की क्लास आपने देखी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पे अच्छे तरीके से समझाया था कि जन्म से पहले क्या होता है कि जो हमारे पास में जो पल्मोनरी आर्टरी है, ध्यान से समझना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये हमारे पास में जो है वो राइट एट्रियम है, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहां जाती है दोस्तों, लंग्स की तरफ जाती है। लेकिन जन्म से पहले क्या होता है, लंग्स जो है वो डेवलप नहीं होते, या लंग्स का काम ही नहीं पड़ता, बच्चा पेट के अंदर है तो ऑक्सीजन मदर से ले लेता है, तो लंग्स का काम नहीं है, इसलिए लंग्स में जाने के बजाय ब्लड जो हो, मैक्सिमम ब्लड कहां चला जाता है, लंग्स और अरोटा के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, लंग्स और अरोटा के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लंग्स इसके बीच में पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन बेनिफिशियल है हमारे लिए, कब, जन्म से पहले। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो है वो ब्लड लंग्स में जाके क्या करेगा, क्योंकि वहां तो लंग्स काम ही नहीं करे, तो वहां पे उतना ही ब्लड चाहिए ताकि वो लंग्स की सेल्स जो है वो जिंदा रह सके, तो ये वहां पे न जाके डायरेक्ट जो है वो अरोटा में चला जाता है, और अरोटा में जाएगा तो फिर वो जो है वो हमारे पास में कहां जाएगा, पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होगा। क्योंकि ब्लड कहां पे आ रहा है, अम्बिलिकल वेन के द्वारा जो है वो यहाँ पे इंफीरियर वेना के द्वारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब हमें चाहिए कि वो जो है पूरी बॉडी में जाना चाहिए, नहीं कि लंग्स में। तो अगर ये पल्मोनरी आर्टरी अगर सही तरीके से रहती तो ये लंग्स में चलाता, लेकिन यहाँ पे भगवान ने कम्युनिकेशन बना दिया जो अच्छा है, ताकि वो ब्लड जो है वो अरोटा में चला जाए, अरोटा से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, तो ये होता है डक्टस आर्टरियोसिस। लेकिन जन्म के बाद ये तुरंत बंद हो जाता है, और ये किस में बदल जाता है, लिगामेंटम डक्टस आर्टरियोसिस में, या लिगामेंटम आर्टरियोसिस में जो है वो बदल जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फीटल सर्कुलेशन में बता रखा, आप वहां जाके जो है वो देख सकते हो। तो पेटेंट का मतलब हो गया
कि वो हमारे पास में जो कम्युनिकेशन है वो जन्म के बाद में भी ऐसे कैसे रहे, उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होता है, देखो दैट डक्टस आर्टरियोसिस, तो डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, फीटर ब्लड वेसल्स में जो है वो कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में। आपसे हर लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको पूछ सकते हैं डक्टस आर्टरियोसिस किस किस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, बोल देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, या पल्मोनरी आर्टरी अरोटा के बीच में, या पल्मोनरी वेन और अरोटा के बीच में, या पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन के बीच में, कहीं से भी। तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन किस किस के बीच में है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है, जिसको डक्टस आर्टरियोसिस होता है। लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है, लंग्स काम करते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ता है ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये फेल हो जाए, बंद नहीं हुए, जन्म के बाद में भी बंद रहे, ऐसे कैसे पेटेंट रहे, उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा फेल टू क्लोज आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में भी जो है वो क्लोज नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो कहां होगा, अरोटा। ठीक है, अरोटा से जो है वो कहां पे जाएगा, सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लंग सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी आर्टरी से भी जो है ब्लड जा रहा है, और अरोटा के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर मारा तो अरोटा के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो अरोटा से ब्लड जो है वो कहां पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से भी जा रहा है लेकिन अरोटा से भी जा रहा है, इसलिए प्योर ब्लड जा रहा है, इसलिए ये एसाइनोटिक है। ठीक है, तो लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो जो है हमारे पास में लंग्स के अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूअस मर्मर साउंड, बाउंडिंग पल्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड जो है वो जा रहा है। गुड, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में कोअट्रैक्शन ऑफ अरोटा। कोअट्रैक्शन ऑफ अरोटा क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में अरोटा जो है वो नैरोइंग हो जाती है, नोच बन जाती है। जैसे हमारे पास में ये नॉर्मल अरोटा, सॉरी ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल अरोटा है, ये हमारे पास में नॉर्मल अरोटा है। कोअट्रैक्शन क्या होता है, बीच में नोच बन जाती है। जैसे ये अरोटा है, ये बीच में कोअट्रैक्शन हो गया, सॉरी सही नहीं बना, ये हमारे पास में कोअट्रैक्शन, अरे कोअट्रैक्शन से ये आ गया, ये छोटी सी नोच बन गई, यस ये हमारे पास में अरोटा हो गई, ये नोच बन गई इस तरीके से। ये देखो, ये जो चीज बनी उसको बोलते हैं कोअट्रैक्शन ऑफ अरोटा, नैरोइंग ऑफ द अरोटा। पहले इमेज देख लो, आपको देखो क्यों बार बार परेशान है। ये अरोटा जा रही है, ये हमारे पास में जो है वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। अब ये हमारे से अरोटा जा रही है, ठीक है, ब्लैक से ले लेता हूं, ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो अरोटा जा रही है, और ये अरोटा जो है वो इस तरीके से घूम के जा रही है। अब अरोटा की साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल नोच बन रही है, डिफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोअट्रैक्शन ऑफ अरोटा, यानी कि अरोटा जो है वो नैरोइंग होनी चाहिए। एक तो मान के चलिए ब्लड जाने के लिए इतनी मोटी अरोटा, और वो अरोटा जो है वो इतनी सी हो जाए, उसको बोलते हैं कोअट्रैक्शन ऑफ अरोटा। तो देखिए, narrowing of the aorta leading to increased blood pressure upper body part and reduce blood flow in the lower body। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोअर बॉडी फ्लूइड जो है वो रिड्यूस होता है, अपर साइड में तो जो है वो अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होगा। अपर साइड में क्यों, क्योंकि ये देखो कोअट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये अपर साइड में जाने वाली है। ठीक है, राइट सिफेलिक एंड लेफ्ट जो है वो क्लेविकल आर्टरी, देन कैरोटिड आर्टरी, तो ऊपर साइड तो बहुत अच्छे से ब्लड जा रहा है और बहुत प्रेशर से जा रहा है, लेकिन नीचे के साइड में जो है ब्लड कम जा रहा है, लेकिन इतना कम भी नहीं जा रहा है कि साइनोटिक हो जाए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कोअट्रैक्शन है तो साइनोटिक हो सकता है, मेजोरिटी रूप में जो हो साइनोटिक नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सिम्टम्स क्या होंगे, हाई बीपी इन अपर एक्सट्रीमिटीज, ये भी ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हाई बीपी इन अपर एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोअट्रैक्शन का साइन है। क्यों है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो है बीपी कम होता है, अपर में ज्यादा है, क्योंकि अपर साइड में जो भी ओपनिंग है वो कोअट्रैक्शन से पहले है। मान लीजिए कोई पाइप है, मान लीजिए ये कोई पाइप है और मैं इस पाइप को यहां से पिचका दूं, तो यहां तो प्रेशर ज्यादा रहेगा ना, तो ये हमारे पास में अरोटा घूमी, आर्च ऑफ अरोटा बनी, तीन यहां पे हमारे पास में आर्टरी आई, ठीक है, लेफ्ट सब क्लेवियल आर्टरी, देन लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर दो में चेंज होकर जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट सिफेल जो है हमारे पास में क्लेविकल आर्टरी बदलेगी। तो ऊपर साइड तो बहुत ज्यादा ब्लड रहेगा, और ऊपर साइड ये हमारे पास में राइट सब क्लेविकल आर्टरी एंड उसके बाद में जो है वो लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी, ये दोनों जो है ऊपर साइड में जाएगी, तो ब्लड प्रेशर या अपर एक्सट्रीमिटीज में बीपी ज्यादा रहेगा, लोअर में कम रहेगा, क्योंकि लोअर साइड में जो है वो कोअट्रैक्शन है, ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगी। वीक पल्स, ध्यान रखना, वीक पल्स लोअर साइड में ही, यहां चेक करोगे तो यहां पल्स वीक नहीं मिलेगी, लोअर साइड में देखा, वीक पल्स इन लोअर लिम्ब, हेडेक एंड लेग क्रैम्प।
लेग क्रैम्प होंगे क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम है, हेडेक होगा क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वीक पल्स इन लोअर लिम्ब, हेडेक एंड लेग क्रैम्प्स, कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एरोटिक स्टेनोसिस। स्टोनिसिस का क्या मतलब होता है? स्टोनिसिस का मतलब हो गया हमारे पास में नेरोइंग, कोई भी चीज, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ये इतनी नॉर्मल साइज है, अगर ये बिल्कुल पतली हो जाए तो ये हो गया हमारे पास में स्टेनोसिस। कोई भी चीज कहीं पे भी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस, देन कैपिलरी स्टेनोसिस, कोई भी चीज, स्टेनोसिस का मतलब ही हो गया दैट इज कॉल्ड नैरोइंग, ठीक है। तो नैरोइंग ऑफ एरोटिक वाल, एरोटिक स्टेनोसिस बोला मतलब एरोटिक वाल जो है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। अब एरोटिक वाल नैरो हो जाएगा तो ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। नैरोइंग ऑफ एरोटिक वाल, रिस्ट्रिक्शन ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अरोटा। इसमें क्या होगा? चेस्ट पेन हमें देखने को होगा, फेंटिंग होगा, फटीग होगा एंड हार्ट मर्मर जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो कम जा रहा है। अरोटा है, ठीक है, अरोटा जो है वो नैरो ही हो जाएगा। जैसे मेरे पास इसमें इमेज भी होगी एरोटिक स्टेनोसिस की, अगर कहीं होगी तो, नहीं, ये देखो, ये हो गया हमारे पास में एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। ये एरोटिक जो है वो हमारे पास में बिल्कुल नैरो हो गया, ठीक है, ये नैरो हो गया जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या है दोस्तों? पल्मोनिक वाल जो है वो हमारे पास में डिक्रीज रहेगा। क्या होगा? पल्मोनिक स्टेनोसिस में क्या होगा? पल्मोनरी वाल जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे यहां पे पल्मोनरी वाला जो है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास में लंग्स की साइड में जो है वो कम जाएगा। नैरोइंग द पल्मोनरी वाल कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, लंग्स की साइड में जो है वो कम जाएगा। जैसे यहां पे एरोटिक था, वहां पे पल्मोनिक में क्या होगा कि पल्मोनिक साइड जो है वो कम जाएगा, उसको हम बोलते हैं पल्मोनिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन द सेंस कि वहां पे हमें जो है वो साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा? राइट टू लेफ्ट शंट होगा, जो मैंने आपको पहले बताते थे। ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, इसके अंदर हमारे पास में 4 चैम्बर है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ब्लड का जो है फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। अब ब्लड का फ्लो होगा, अब जैसे राइट वेंट्रिकल में कोई ब्लड आया, वो सीधा का सीधा जो है वो कहां चला गया दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में जो है वो सीधा बॉडी में चला जाएगा। अब देखो ये इंप्योर ब्लड इसमें चला जाएगा, तो इंप्योर ब्लड जो है वो हमारे साइड में चला गया, लेफ्ट साइड में, तो उसकी वजह से साइनोसिस जो है वो प्रेजेंट होगा। इसको हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट शंट डिफेक्ट। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट में होगा तो कोई साइनोसिस नहीं होगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट में होगा उसमें साइनोसिस होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाईपास कर जाएगा लंग्स को और सीधा किस में चला जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। आपको बताया पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वो भी मैंने फीटल सर्कुलेशन में बता दिया था, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल वाला सीधा ब्लड जो है वो कहां चला जाएगा? लंग्स में जाके, लंग्स में न जाके सीधा सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज में हमारे पास में पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट आता है एग्जाम की दृष्टि से, पहला आ गया टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। एग्जाम में बहुत 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 बार जो है पूछा गया था, और ये आ गया हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में क्या होता है? मोस्ट कॉमन जो है वो साइनोटिक डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर 4 डिफेक्ट आते हैं। ये डिफेक्ट एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? 3 दे देते हैं, एक दूसरा दे देते हैं, तो ये ध्यान रखना। 4 डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमें बूट शेप हार्ट जो है देखने को मिलता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में जो है वो कौन सा हार्ट देखते हैं? बूट शेप हार्ट जो है वो देखने को मिलेगा। 4 डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं? पहला आ गया पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस इन द सेंस कि जो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाएगी, नैरोइंग द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है दोस्तों? राइट वेंट्रिकल से निकलती है, सीधा लंग्स के अंदर जा रही है। ये देखो यहां पे हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से सीधा निकल रही है हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी। तो पहला तो पल्मोनिक स्टेनोसिस, तो पहली चीज तो ये होगी पल्मोनिक स्टेनोसिस, यानी कि पल्मोनरी वाला जो वाल है वो डिक्रीज हो गया। तो पहला डिफेक्ट हो गया पल्मोनिक स्टेनोसिस, यानी कि नैरोइंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। सेकेंड आ जाता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इन द सेंस कि जो राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी होती है। एक होता है हाइपरट्रोफी, एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया होता है सेल्स जो है वो नंबर्स में बढ़ जाती है, वो होता है हाइपरप्लेजिया। और
अगर सेल्स जो है वो अपनी साइज में बढ़ जाती है वो होती है हाइपरट्रोफी। तो सेल्स जो है वो अपनी साइज में बढ़ जाती है जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है वो छोटा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल जो है बिल्कुल इसकी हाइपरट्रोफी होगी, तो सेकंड आ गया राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। क्लियर। थर्ड आ जाता है हमारे पास में ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा इन द सेंस अरोटा जो है वो बेसिकली कहां से निकलनी चाहिए, ये निकलनी चाहिए बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अरोटा, लेकिन वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ये देखो ये अरोटा जो है वो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए, ये देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में फंस गई। ये देखो ये अरोटा है, लेकिन ये वाल जो अगर दोनों के बीच में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। तो तीसरी हमारे पास में आ गई ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। अरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए, लेकिन वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के वाल के बीच में आ जाती है, तो दोनों साइड से ब्लड जो है वो रिसीव करती है अरोटा। ठीक है, और लास्ट आ जाता है हमारे पास में वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि नाम से पता चला कि दोनों वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं VSD, होल बिटवीन वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में होल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा ये चारों डिफेक्ट पूछते हैं एग्जाम में। टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोलेट से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिया था। टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोलेट में बूट शेप हर्ट देखने को मिलता है और ये 4 मिलते हैं सिम्टम्स, यहाँ पे 3 दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे, VSD की जगह ASD दे देंगे, या ओवरराइडिंग अरोटा की जगह जो है वो हमारे पास में कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा दे देंगे। तो चारों चीज ध्यान रखना, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होता है, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा होता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है। बहुत बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स होता है इसमें साइनोसिस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारे पास में सारा जो है ब्लड कहां पे जा रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, डायरेक्ट इम्प्योर ब्लड, इसकी वजह से साइनोसिस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में राइट वेंट्रिकल से जो है वो हमारे पास में क्या निकलनी चाहिए, अरोटा, सॉरी राइट वेंट्रिकल से क्या निकलनी चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलनी चाहिए, अरोटा, लेकिन वो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, उधर अरोटा जो है राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और वो जो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी है वो निकल रही है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखो अरोटा अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, जबकि निकलनी कहां से चाहिए थी, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए, लेकिन निकल कहां से रही है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल से। और पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलनी चाहिए थी, राइट वेंट्रिकल से, बट निकल कहां से रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, जिससे दोनों से जो है वो सर्कुलेशन सेपरेट हो जाता। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड कहां पे जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, तो साइनोसिस होगा, क्योंकि वहां तो इम्प्योर ब्लड है। किसी चीज को रटो मत, सिस्टमेटिकली और स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड कहां जाना चाहिए, बॉडी में, लेकिन जाएगा कहां पे, लंग्स में, तो उल्टा हो रहा है। तो सारा का सारा इम्प्योर ब्लड कहां से आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया इम्प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड चला गया अरोटा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो पूरी बॉडी ब्लूइश हो जाएगी। इसीलिए तो इसको जो है वो साइनोटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, एक चीज मैं हिंट और आपको दूंगा कि जिसके अंदर टी आए ना, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोलेट, टी आया, बड़ा टी आया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, तो साइनोटिक में जो है वो टी आएगा, बट सब में नहीं आएगा। एक मैं आपको तुक्का सा बता रहा हूं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, सीवियर साइनोसिस होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों? क्योंकि सारा का सारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है सिस्टम में जा रहा है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फेलियर होगा। ठीक है, ये देखो ट्रांसपोजिशन ऑफ, इसमें क्या हुआ कि ये जो अरोटा, ठीक है, ये अरोटा कहां से निकल चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जबकि निकल कहां रही है, राइट वेंट्रिकल में। और ये जो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी है वो कहां से निकलनी चाहिए, राइट वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए, लेकिन निकल कहां से रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्राइकेस्पिड अट्रेसिया, यहां पे भी टी आ रहा है, ध्यान रखना, तो ये भी साइनोटिक है। ट्राइकेस्पिड अट्रेसिया में क्या होता है, ये हमारे पास में जो वाल्व होते हैं, ठीक है, वाल्व मैंने हर्ट साउंड के अंदर बुलेट सीरीज में ये भी बता रखे हैं। ठीक है, 4 प्रकार के वाल्व होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, फटाफट जो हो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास में राइट एट्रियम और ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकेस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनिक वाल्व, और अरोटा आर्टरी के अंदर भी जो है वो एक वाल्व होता है जिसको अरोटिक वाल्व होते हैं। ये 4 वाल्व होते हैं जो मैंने आपको हर्ट साउंड के अंदर अच्छे तरीके से क्लियर करवा रखे हैं। सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकेस्पिड वाल्व, ठीक है,
वो क्या होता है, अट्रेसिया हो जाता है, मतलब बिल्कुल छोटा पड़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये बिल्कुल नेरो हो जाएगा। नेरो होने की वजह से क्या होगा, राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा था वो राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा तो ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा पाएगा, लंग्स में नहीं जा पाएगा तो प्योर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो ब्लूइश हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, हमारे पास में जो है वो ट्राइक्लिसराइड वाल या तो बंद होता है या बहुत कम ब्लड फ्लो होता है, जिससे सारा का सारा ब्लड फ्लो जो है बैक साइड में होता है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन होती है, क्लम्बिंग होता है, साइनोसिस होता है, क्योंकि सारा ब्लड जो हो पीछे की साइड में है। और अगर थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है तो वो लंग्स में जा रहा है, तो ब्लड आना चाहिए इतना, मान लीजिए, और आ रहा है इतना, तो इतने से ब्लड को प्योर होने से क्या होगा, बाकी तो सारा इम्प्योर ही है, जिसकी वजह से साइनोसिस होगा। यहां पे भी टी आ रहा है, तो मैंने आपको एक हिंट बताया था, जिसके अंदर टी आए दैट इज कॉल्ड साइनोटिक, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्राइकैस्पिड अट्रेसिया, और लास्ट आ जाएगा हमारे पास में ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, वो नेक्स्ट आ जाएगा। सब में टी आ रहा है, तो ये साइनोटिक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलें, एब्सेंस ऑफ ट्राइकैस्पिड वाल और प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो फिर आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो साइनोसिस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और क्लम्बिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लास्ट आ जाता है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस। इसमें क्या होगा कि सारा कनेक्शन जो है वो उल्टा पुल्टा होगा, टेप पीवीसी, ठीक है। टेप पीवीसी क्या है, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी जहां पे अटैच होनी चाहिए वो राइट वेंट्रिकल में जुड़ जाती है, वो लेफ्ट एट्रियम से निकलती है। ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास में नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट में देख रहे हो यहां से ब्लड आ रहा है, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से वापस जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से प्योर ब्लड होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आ रहा है, यहां से जो है वापस अरोटा के थ्रू जा रहा है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या हुआ, इसके अंदर हुआ कि ये जो हमारे पास में क्या क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। ये लो पेन ले लेता हूं, ये हमारे पास में सुपीरियर वीना क्या है, सुपीरियर वीना क्या का डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे, पल्मोनरी आर्टरी से हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी वाला ये जो है, ठीक है, ये सीधा कम्युनिकेशन इससे जुड़ रहा है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन्स का है, वो सीधा सीधा जो है वो इसमें जा रहा है, मतलब सारा जो है वो मिक्सअप हो रहा है, उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास में है कि पल्मोनरी वेन्स एबनॉर्मली कनेक्शन हो जाता है किसके अंदर, राइट एट्रियम इंस्टेड ऑफ लेफ्ट एट्रियम, यानी कि पल्मोनरी वेन्स कहां से आ रही है, ध्यान से, लंग्स से आ रही है, जो कि क्या प्योर ब्लड लेके आ रही है, और वो किस में छोड़ रही है, लेफ्ट एट्रियम में छोड़ रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास में जो है वो हार्ट की शेप होगी, और ये हार्ट में हमारे पास में जो है पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स है, यही एक ऐसी वेन्स होती है जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है। ये पल्मोनरी वेन है, ये कहां से आ रही है दोस्तों, लंग्स से आ रही है, ठीक है। और ये कहां जा रही है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम में जो है छोड़ रही है, और ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ओपन होगा, फिर अरोटा से बॉडी में जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है किस किस के बीच में, राइट एट्रियम के बीच में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की बजाय राइट एट्रियम में, यानी कि सीधा जो है वो किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो ये प्योर ब्लड जो है वापस कहां चला गया, इसके अंदर चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, ये है राइट एट्रियम में चला गया, ये राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये प्योर होने चला जाएगा, यानी कि प्योर ब्लड फिर लंग्स में जा रहा है, वो लंग्स वाला वापस से जो है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। तो प्योर लंग्स और वहीं पे घूम रहा है, पूरी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो इसमें भी जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, साइनोसिस होगा, ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगा, और हार्ट फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे पास में साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। आई थिंक आज बहुत अच्छे से जो है वो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। क्यों हुई, प्योर ब्लड अगर हमारे पास में, प्योर ब्लड अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है तो साइनोटिक नहीं होगा, लेकिन अगर मान के चलिए कि वो हमारे पास में जो है वो प्योर ब्लड वापस इम्प्योर वाले में आ गया, या इम्प्योर वाला ब्लड डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया, तो साइनोटिक होगा, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के। अब हम डिस्कस करेंगे पूरी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को, ये तो हमने डिवाइडेशन किया था, पूरी कंजेनाइटल डिजीज को लेंगे, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, उस चीज में आता है। पहला आता था जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर बहुत जो है वो इन्वॉल्वमेंट रखता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड डिग्रोस सिंड्रोम। ये सारे के सारे मैंने सिंड्रोम एबनॉर्मलिटी में बता दी थी। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, टर्नर सिंड्रोम किसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने जीन एबनॉर्मलिटी में एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट आ जाता है मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशन इन द सेंस कि माता में कोई दिक्कत हो, यानी कि मदर में जो हो कोई प्रॉब्लम हो, लाइक डायबिटीज हो, रूबेला इन्फेक्शन हो, ओबेसिटी हो, या अल्कोहल यूज करते हैं तो। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन हो,
या सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि टेट्रोलॉजी होती है लाइक लिथियम, ये क्या करती है, कंजेनाइटल हार्ट एब्नॉर्मेलिटी जो है वो करवाती है। नेक्स्ट आ गया सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो हमारे पास में अगर माइल्ड होती है, छोटी मोटी होती है, छोटा सा ही छेद होता है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, बहुत ज्यादा खेल कूद करोगे तो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, बाकी अगर छोटा मोटा है तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। नेक्स्ट है सीवियर कंजेस्टिव हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डिपेंड करता है साइनोटिक और असाइनोटिक में। तो बार बार मैंने वहां पे सिम्टम्स बताए थे। सिम्टम्स में क्या, साइनोसिस होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, लिप और नेल्स ये सारे जो हो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, हार्ट मरमत जो आपको देखने को मिलेगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी। रैपिड ब्रीथिंग क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज है। पुअर फीडिंग एंड वेट गेन होगा क्योंकि डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहेगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टोज, ये हमारे पास में जो नेल्स है वो क्लबिंग हो गई, यानी कि इस तरीके से जो है वो ऊपर उठे। ये जैसे हमारे पास में नेल्स है, इस तरीके से अंगुली है, ये नॉर्मल नेल्स है, ये देखो, तो इसमें क्लबिंग हो जाएगी। नेल्स जो है वो इस तरीके से जो आपको देखने को मिलेगा, ये होता है क्लबिंग। ये साइन, ये इंडिकेशन करता है डिक्रीज ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट आता है फटीग एंड स्वेटिंग, आपको जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए आपको पता ही है, पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम हार्ट मर्मर्स ऑस्कल्टेशन से देखेंगे, साइनोसिस देखेंगे ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और पल्स चेक करेंगे, उसमें हमें वीक पल्स जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है सीएसडी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोकार्डियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, किसके लिए, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए। सेकंड हम क्या करते हैं दोस्तों, ईसीजी करवाते हैं, जिससे हम जो है वो अरिथमिया देख लेंगे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, आइडेंटिफाई हार्ट साइज एंड लंग कंजेशन। एक्सरे करवाएंगे, बूट शेप हार्ट देखने को मिलेगा, वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन को, एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन करके हम देख सकते हैं कि डिफेक्ट कहां पे है, कौन सा वाल्व जो है वो अफेक्टेड है, ये सारी चीजें जो हम यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो हो बेसिकली एन के एन प्रकार हम जो हो बीपी को कंट्रोल करना और ये सारी चीजें करते हैं ताकि हार्ट पे जो है वो ज्यादा लोड ना आए। बाकी ट्रीटमेंट हम जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा ही जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई सेप्टम डिफेक्ट आ गया तो हम उसको सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा करेंगे। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ग्रेड वेसल्स आ गया, कोई फ्लैप लगाना है, वो सब सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एन के एन प्रकार हार्ट पे जो है वो लोड कम करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम देंगे डायूरेटिक जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूसामाइड। ये क्या करते हैं दोस्तों, फ्लूइड ओवरलोड को जो है वो कम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन आउटपुट करवाते हैं जिससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा, तो रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड। नेक्स्ट एसी इनहिबिटर, ये भी हमारे पास में जो है बीपी को काम करते हैं, जैसे कैप्टापिल एनाप्रिल, ये सारी चीजें ये ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करते हैं और हार्ट पे जो है वो प्रेशर कम आता है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंड्स क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो पीडीए पेटेंट डक्टर आर्टरीसिस, इसमें जो है वो हमारे पास में इसको जो है वो क्लोज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में सबसे पहले हम करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर्स। कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि कोई भी जहां पे भी कोई चीज वाल ओपन हो गया उसको बंद करने के लिए जो हम जो है वो वेल्वोप्लास्टी करते हैं, या हमारे पास में जो है वो स्प्लेटोमी करते हैं। जैसे हमारे पास में बैलून आर्टेरियल स्प्लेटोमी, इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ जो है वो हमारे पास में था ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, या हम कहें तो उसके लिए जो हम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तो उसमें हम करते हैं। देन उसके बाद में वाल्व जो स्टेनोसिस वाल्व था, ठीक है, कौन सा, पल्मोनिक स्टेनोसिस या एरोटिक स्टेनोसिस, इसमें हम बैलून वेल्वोप्लास्टी करते हैं। बैलून वेल्वोप्लास्टी कैसे करता है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो उसमें हार्ट वाले में प्रोसीजर में हमने करवा रखा है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, उसमें मैंने सारी चीजें करवा रखा है। इसमें हम क्या करते हैं कि बैलून वाल्व जो है वो अंदर डालते हैं, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो डालते हैं। ये कोई वाल्व जैसे ये डिफेक्टेड है, इसके अंदर बैलून डाल के इसको जो है वो फुलाते हैं, जिसको हमने एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के अंदर आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करवा रखा है। नेक्स्ट सर्जिकल करेक्शन। सर्जिकल करेक्शन में क्या करते हैं, जैसे वीएचडी है, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टल आर्टरीसिस, इसमें हम जो है वो क्लोज सर्जरी करते हैं, इसको ओपन करके जो है वो क्लोज सर्जरी करते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट को जो है वो रिपेयर करते हैं, सर्जिकल ओपन करते हैं। एंड एट्रियल स्विच ऑपरेशन करते हैं, टीजीए, ठीक है, ये इसमें करते हैं कि जो हम एट्रियल को जो है वो डायरेक्ट और क्लोज करके जो है उसको करते हैं। देन फोंटन प्रोसीजर, ये ध्यान रखना दोस्तों, फोंटन प्रोसीजर जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये बेसिकली जो है वो किसके लिए कहता है, फॉर
सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है, डिफेक्ट लाइक ट्राइकैस्पिड अट्रेसिया, इन सब चीजों के लिए जो है वो किया जाता है। और अगर इनसे भी ना हो तो फिर लास्ट में हमारे पास में बचता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ऑफ कोर्स अगर किसी भी तरीके से मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट से ये चीज क्योर नहीं हो सकती तो हम जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ही जो है वो करेंगे। प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो प्रोग्नोसिस, अगर माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो नॉर्मल होती है, हेवी वर्क नहीं कर सकते, बाकी आप लाइफ लॉन्ग जो है वो जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें हमें जो है वो सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है, मेडिकेशन की जो है वो रिक्वायर्ड होती है, हो सकता है बार बार सर्जरी भी जो है वो करना पड़े। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, इनएफेक्टिव एंडोकार्डियाटाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ये चीजें आपको पता ही है क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी अगर सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारे पास में आ जाता है कि सबसे पहले हम जो हो प्रीनेटल स्क्रीनिंग करते हैं एंड जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, लेवल 2 यूएसजी करवाते हैं, लेवल 2 यूएसजी सुना होगा, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज में करवाते हैं। 16 से 20 वीक के अंदर जो है वो ये हम लेवल 2 यूएसजी करवाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि जेनेटिक या कोई भी एब्नॉर्मलिटी होती है वो हम पहले ही जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट, मैटरनल वैक्सीनेशन, अगर रूबेला जैसा कोई वैक्सीन है या रूबेला जैसी जो है वो इन्फेक्शन है, रूबेला क्या है, काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस है। कैसे डेंजरस है? क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर जाते, लेकिन ये जो रूबेला है ये हमारे पास में प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और ये 100% जो है वो हमारे पास में हार्ट की जो है वो डिफेक्ट करवाता है। तो इसलिए मैटरनल वैक्सीनेशन, जिसके लिए हम MMR, मम्स मेजर्स रूबेला जो है वैक्सीन दिया जाता है। एंड अवॉइड किया जाता है क्या? अल्कोहल। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें या टेट्रोजेनिक ड्रग्स जो है वो नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो टेट्रोजेनिक होती है, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को जो है वो हार्मफुल इफेक्ट दर्शा सकती है। नेक्स्ट, रेगुलर जो है वो फिटर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। क्लियर है? तो दोस्तों आज हमने जो है वो कंजेंटाइटल हार्ट डिजीज के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। बीच बीच में कंजेस्टिव निकल रहा था क्योंकि मैं हार्ट का पोर्शन लेता हूं। कंजेंटाइटल हार्ट डिजीज थी जो कि जन्मजात होती है, इन्फेंट में होती है, जो कि काफी ज्यादा जो है मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी जो है वो करवाती है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास में एसेंशियल होता है। टाइप हमने साइनोटिक एसाइनोटिक के बारे में डिस्कस किया था। मेजोरिटी क्लास हमारे पास में साइनोटिक एसाइनोटिक की ही थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। साइनोटिक क्यों हो सकता है, एसाइनोटिक क्यों हो सकता है, कैसे ब्लड फ्लो किसके थ्रू जो है वो एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो होगी। अगर ब्लड राइट टू लेफ्ट में जा रहा है तो हमारे पास में एसाइनोटिक होगा। क्यों? क्योंकि हम साइनोटिक होगा, राइट से जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो है वो कहां चला जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। लेकिन अगर ब्लड लेफ्ट टू राइट में आ रहा है, अब लेफ्ट टू राइट में आएगा मतलब प्योर ब्लड जो है वो राइट साइड में आएगा, तो इसमें हमारे पास में एसाइनोटिक आएगा। दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया। देन उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस किया हमारे पास में कि कौन कौन सी डिजीज में क्या क्या चीजें होती है। इमेज बेस के द्वारा भी जो है मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की है। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जो कंफ्यूजन आज तक था वो कंफ्यूजन आज से दूर हो गया होगा। किस तरीके से क्या क्या जो है वो साइन सिम्टम्स आते हैं वो भी चीजें डिस्कस की थी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। सबसे ज्यादा जोर हमने जो है वो इसके टाइप पे दिया था। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो टाइप ही पूछा जाता है। जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे हम ज्यादा जो है वो जोर देंगे। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी ईमानदारी से जो है वो 2 शब्द जरूर कहिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको कौन सी चाहिए उसके बारे में बताइएगा। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए सब्बा खैर, राम राम सा, खम्मा गणी।